ने भंवरलाल शर्मा ने ऐसा कोई काम यहाँ किया ही नहीं कि जनता की उनके अंदर सहानुभूति हो। क्या किया बताइए आप? यहाँ हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए। अरे यार 35 साल में इन्होंने बाजार का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं कर सकी, उस आदमी के प्रति क्या सहानुभूति होगी? शेड्यूल कास्ट के लोगों के अत्याचार, वो अत्याचार यहाँ के एमएलए एमपी और इन लोगों का भी समर्थन है। दूसरी बात, यहाँ से अगर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला जो राहुल कस्बा है, आप देखे होंगे किसानों के मामले में जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ था पूरी दिल्ली के अंदर, उनकी मुँह से एक आवाज़ नहीं मिलती। अभी जो किसानों पहलवानों का मामला है, यहाँ संसद में कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं हमेशा मेरे भाषणों में कहता हूँ, अनिल शर्मा ये कह रहे थे भाषण में कि मैं मेरे पिताजी के बचे हुए काम को पूरा करूंगा, तो भाई पिताजी तो मितासर की बीड़ी से लगा के घूम चक्कर की सभी जमीनें बेच के खा गए, अब बेटा भी वही काम कर रहा है। मेरी बात एकदम सत्य साबित हो गई। अच्छा, या राजस्थान के अंदर किसानों के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है वो जाट हो सकता है, मेघवाड़ हो सकता है, नाइक हो सकता है, भाट हो सकता है, जाट कोई भी छत्तीसगढ़ में कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन वो किसान और मजदूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो धन्ना सेठों के लिए काम कर रहा है। धन्ना सेठों। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुका केआरपी राजस्थान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही चुनाव में और बाजार में चुनाव की गर्मी देखने को मिल रही है। और आज हमारे साथ है चुनावी चर्चा के विषय को लेकर, आज हमारे साथ है सामाजिक संगठन चिता सेना के प्रमुख ओमकार जी बाली और आरएलपी नेता ओमकार बाली। इनसे हम बातचीत करेंगे आगामी चुनाव के बारे में, क्या माहौल बाजार में बन रहा है, क्या इनकी पार्टी में क्या कुछ रूपरेखा चल रही है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएलपी की। अब फिलहाल आरएलपी माहौल बना रही है, क्या उद्देश्य है आरएलपी का और क्या रूपरेखा लेकर आरएलपी कार्य कर रही है फिलहाल? देखिए, आरएलपी जो है, सबसे बड़ी बात तो इसका गठन क्यों करना पड़ा। पिछले लगभग 70 सालों से देश आज़ाद होने के बाद में कुछ समय तक तो किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर सभी पार्टियों में जो अच्छे नेता थे उन्होंने इन लोगों के लिए काम किया था। लेकिन पिछले कुछ 40-45 सालों के अंदर जितने भी शासक आए, जितनी भी सरकारें बनी, वो सरकारें किसान के साथ और मजदूर के साथ धोखा किया और पूंजीपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा आपके सामने है। आज युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है और दुनिया भर की नशे के कारोबार होने लगे हैं। बर्बादी की तरफ युवा जा रहा है, किसानों की फसलें खराब होती है। आज इतना बड़ा जो इलाका है, सिंचाई आज तक वहाँ पर पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन इन सब पर काम नहीं हो पाया। तो ये 35-40 सालों में किसान की, मजदूर की, जितने भी लोगों की यहाँ समस्या थी, वो जो कम होनी चाहिए थी आज़ादी के कारण, आज़ादी मिलने के बाद वो 10 गुना बढ़ गई। तो इसको देखते हुए हमारे जो नेता हनुमान जी बेनीवाल, वो प्रेसिडेंट भी रहे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अपने, तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा, उनका परिवार राजनीतिक परिवार रहा, तो उनके मन में भी ये आग लगी कि हमें इनके लिए काम कौन करेगा। अगर सभी लोग इस तरह करने लगे तो इस कौम को कौन बचाएगा, मजदूर को, किसान को, नौजवान को कौन बचाने का काम करेगा। तो इस पर सब चिंतन करने के बाद में उन्होंने काफ़ी साल तो ऐसे पार्टियों में रहकर भी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हनुमान जी आप एक अलग मूवमेंट तैयार करो किसानों, मजदूरों, युवाओं के लिए, ताकि यहाँ की जो गंदी राजनीति है, भ्रष्ट राजनीति है, भाई भतीजावाद की राजनीति है, वो ख़त्म हो और किसान और मजदूर को उसके हक मिले और उसको न्याय मिले। इसलिए हमारे नेता हनुमान बेनीवाल ने हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से और राजस्थान की जनता के कहने के बाद उन्होंने आरएलपी पार्टी जनता के लिए बनाई है। अच्छा, हर पार्टी का अलग अलग मुद्दे हैं। आरएलपी क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और क्या मुद्दों को लेकर देश की और समाज की सेवा करना चाहती है? देखिए, सबसे जो बड़े बड़े मुद्दे अभी वर्तमान में हमारे नेता मंच से भी कहते हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को कर्ज माफ़ी मिले, और जो 4 लाख जो बैकलॉग खाली पड़ा है, जिसमें पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, और जो टोल है, ये टोल नहीं कहूँगा मैं, तो ये कहूँगा ये गुंडा टैक्स है सरकारों का, ये टोल टैक्स खत्म होना चाहिए। हमारे नेता ने ये मुद्दा बनाया है और हम सबका ये पूरे राजस्थान का मुद्दा, किसानों का और मजदूरों का, सभी लोगों का। और उसके बाद में ये जो अभी किसानों की जो एमएसपी के जो रेट है उसको तय की जाए, और इसके अलावा भी जितने मुद्दे किसानों के और मजदूरों के हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर, जैसे लोकायुक्त तो राजस्थान के अंदर बनना चाहिए, उस पर भी हमारी पार्टी की ये लीड में है कि हमें ये मजबूत लोकायुक्त चाहिए।
और भी बहुत से मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, अलग अलग जिलों के, अलग अलग तहसीलों के। जैसे बजरी खनन का जो मामला आप देख रहे हैं कि जिसकी ज़मीन पे ये चीज़ निकल रही है उसको कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उसको कोई ढंग से मुआवजा नहीं दिया जाता, उनको कोई रोजगार नहीं। तो जिसके खेत में ये निकल रही है, जिस इलाके में निकल रही है, उन लोगों का वहाँ पहला हक बनता है, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। और वो डरा धमका कर गुंडे मवाली ये सरकार के और जो अवैध ठेकेदार है बजरी के माफिया, वो लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना कारोबार करोड़ों रुपए अरबों रुपए के ऊपर लगा रखा है। और इन्होंने बंदी बांध रखी है, मंत्री से लेकर स्थानीय एमएलए, विपक्ष के, पुलिस के, सबके इन्होंने बंदी बांध रखी है। और ये आपने एक बात कही है कि गुंडों को ये शरण कौन देता है, कि किस वजह से, कौन सी पार्टी की वजह से इस प्रकार के माहौल देखिए, देखने मिले हैं? जो कांग्रेस और बीजेपी ने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब तक 1900 मैं समझता हूँ 75 तक या 70 तक ऐसी राजनीति नहीं थी कि आप किसी गलत आदमी का समर्थन करो। आज आपने देखा हो किसी भी राज्य में चले जाए, राजस्थान के अंदर तो बहुत बड़ी समस्या है, बाकी आप किसी भी राज्य में चले जाओ, इनको संरक्षण देने वाले कौन है? यही नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग। और ये अपने मनमर्जी से अपने मन माफिक अपने पुलिस अधिकारी नियुक्त करते हैं और इन गुंडों से अवैध काम करवाते हैं। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है उन गुंडों को, उनको कोई बड़े लोग थोड़ी है, वो गरीब घर के बेरोजगार बच्चे हैं, उनको मिसगाइड करके गलत कामों में लगाकर ये अपने लाखों करोड़ों का हेरा फेरी करते हैं और अपने ऐशो आराम के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम बात करें सरदार शहर की राजनीति इस बार भी उबाल पर है, और किस प्रकार की राजनीति देखने को मिलेगी अब की बार सरदार शहर में, किस प्रकार का माहौल बनने वाला है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग रैली कर रहे हैं और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात आप मान कर चलना कि राजस्थान के अंदर आरएलपी के बिना, अगर आरएलपी सरकार नहीं बना पाई तो आरएलपी के बिना भी कोई सरकार नहीं बनेगा। ये पूरे सरदार सर की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान में हम, आपने भी न्यूज़ चैनल में देखा होगा, हमने लोनकंड से में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अपार से बहुत बड़ा समर्थन मिला, और डूंगरगढ़ में बहुत बड़ा समर्थन मिला, मेड़ता में तो वो इलाकाई शुरुआती वहीं से, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिला। फिर उसके बाद में कोलायत में तो और भी, उससे भी ज़बरदस्त समर्थन मिला जनता का। आज टोंक में रैली होने वाली थी, लेकिन मौसम विभाग की जो सूचना थी उसके आधार पर वो रैली पोस्टपोन हो गई शायद, मुझे पूरी अभी तो समाचार नहीं मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पोस्टपोन हो जाएगी, नहीं तो कल हमारे टोंक में भी रैली है। तो ये रैलियाँ बताती है कि राजस्थान के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो आरएलपी पार्टी के जो प्रमुख मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल जी बनेंगे। अगर हनुमान बेनीवाल जी नहीं बने तो उनके बिना भी कोई दूसरा यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। अच्छा, सरदार शहर में एक माहौल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि अब की बार आरएलपी की टिकट के दावेदार और भी होने वाले हैं और नेता को आरएलपी उतारने वाले मैदान में, इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, सरदार शहर में या पूरे राजस्थान में टिकट का जो चयन है वो चयन हमारे नेता करेंगे, और नेताजी फीडबैक ले रहे हैं हर विधानसभा से कि कहाँ कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। और पार्टी का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है टिकट बंटवारे में, वो एक ही है, हमारे यहाँ जाति देख के टिकट नहीं दी जाती। यहाँ पर कोशिश ये रहेगी स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, और किसान और मजदूरों के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हो और जिताऊ कार्यकर्ता हो। ये ऐसे उम्मीदवार की फीडबैक हमारे नेताजी हर विधानसभा से ले रहे हैं, और उनको जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ पर ये उम्मीदवार जीत सकता है उसको टिकट मिलेगी। आपने देखा होगा मेड़ता के अंदर बावरी समाज, हमारे इंदिरा जी बहन बावरी जी एमएलए हैं, पुखराज जी गर्ग हैं, ये फीडबैक के आधार पर इनको टिकट मिली और ये जीत कर भी आए हैं। अच्छा, पिछली उपचुनाव था सरदार शहर में और अब 200 सीटों पर चुनाव होने वाला है, और हनुमान बेनीवाल लगभग 10-15 दिन यहाँ पर सरदार शहर के गाँव में परिचित हुए हैं, घूमे हैं, उसके बाद भी 47,000 वोटों का परिणाम देखने को मिला। इस बार किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि 200 सीटों पर चुनाव होने वाला? देखिए, मैं सरदार शहर की बात करूं तो आपको बताऊं कि पिछला जो चुनाव था, तो इसके पहले जो चुनाव, जो आम चुनाव हुए थे, उसमें 10,000 के ऊपर वोट आरएलपी को आए थे। इस बार 47,000 के करीब वोट आए, और ये आपकी बात सही है कि नेताजी यहाँ 10-15 दिन रहे, उनको वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पर नेताजी हर गांव में घूमे, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ की जानकारी भी मालूम हो गई कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले उपचुनाव में भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद में लोगों के दिमाग में ये था, हालांकि उस समय भी आरएलपी को कमज़ोर नहीं थी, हम जीत के एकदम करीब थे, लेकिन लोगों को ये लगा कि होता है हर जनता के अंदर, जनता ही सब कुछ करती है, कि आगे कांग्रेस की सरकार है, तो 12 महीने की बात है,
तो 12 महीने के लिए अगर हम आरएलपी को जिताएंगे तो विपक्ष की भूमिका में ही रहेंगे। उनको जनता कैसी सोच हो गई, और 12 महीने के लिए चलो कांग्रेस है रहा वहाँ पर, तो कांग्रेस को दे दिया जाए। तो वहाँ पर कोई सहानुभूति जैसा कोई काम नहीं, भंवरलाल शर्मा ने ऐसा कोई काम यहाँ किया ही नहीं कि जनता की उनके अंदर सहानुभूति हो। क्या किया बताइए आप? यहाँ हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए। अरे यार 35 साल में इन्होंने बाजार का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं कर सकी, उस आदमी के प्रति क्या सहानुभूति होगी? ये तो ठीक है, कुछ जो उनके गुर्गे हैं या उनके जो मतलब छोड़े हुए लोग हैं किराए के, वो पूरे दिन भजन गाते निकल, बाकी आम आदमी को क्या सहानुभूति? अगर आम आदमी को सहानुभूति होती तो भंवरलाल शर्मा 35 साल के अंदर यहाँ कुछ करके दिखाते तो उनके अंदर सहानुभूति होती। ये कौन से क्षेत्र में उन्होंने काम किया? कुछ नहीं किया। यहाँ पर सभी जमीन अभी भी क्या हो रहा है आप देख लो, पूरे चारों तरफ सरकारी ज़मीनें बेच कल ही एक बहुत बड़ा ज्ञापन दिया गया, बीड़ बुंगली के पास जो भूमि है उसको इन्होंने बेच दिए, क्रय विक्रय समिति को बेच दिया। हनुमानगढ़ रोड पर आप देखेंगे वो लोहारा कॉलोनी के नज़दीक है, उसको ये लोग बेच दिए। तो मैं हमेशा मेरे भाषणों में कहता हूँ, अनिल शर्मा ये कह रहे थे भाषण में कि मैं मेरे पिताजी के बचे हुए काम को पूरा करूंगा, तो भाई पिताजी तो मितासर की बीड़ी से लगा के घूम चक्कर की सभी ज़मीनें बेच के खा गए, और बेटा भी वही काम कर रहा है। मेरी बात एकदम सत्य साबित हो गई। अच्छा, अब सरदार शहर में एक माहौल और देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से शराब परिवार भी आने वाला है मैदान में, और इस साइड 30 सालों की राजनीति भंवरलाल की है, अनिल शर्मा। तो हम इस चुनावी गढ़ माना जाता है सरदार शहर, चुनावी गढ़ में आरएलपी दोनों को पछाड़ कर एक जीत की तरफ दावेदारी करने जा रही है। इसमें क्या माहौल देखने को मिलेगा कि कैसे इन दोनों को पछाड़ कर जीत के दावेदारी होने वाली? देखिए, कोई ज़माने में यहाँ कुमाराम जी, दौलत राम जी और एससी के लोगों को, क्योंकि माइनॉरिटी के लोगों का गठजोड़ था, और उस समय किसानों का और यहाँ शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का जो नेतृत्व था वो यहाँ राज करता था। पिछले 35-40 सालों से ये गठजोड़ टूटा। गठजोड़ टूटने के कारण जो बड़े वोट बैंक थे, जाट समाज के, शेड्यूल कास्ट के, माइनॉरिटी के जो बड़े वोट बैंक थे, जब ये इनमें बिखरा हुआ तो भंवरलाल जैसे लोगों ने यहाँ फ़ायदा उठाया, और वो 35 साल इस चीज़ में कामयाब रहा कि उसने किसी भी एक समाज के साथ में दूसरे समाज को जोड़ने नहीं दिया। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी मजबूत होता था तो वो ये प्रचार करता था कि यार इनको तो रिजर्व सीट मिलती है तो इनको क्यों चुनाव लड़ाए, और जाट को मिले तो जाट तो गुंडागर्दी करेगा, मुसलमान बोले मुसलमान यहाँ क्या मांगता है। ऐसे लोगों ने भ्रमक प्रचार किया। और अभी रफीक मंडेलिया जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था तो भंवरलाल शर्मा ने उसके खिलाफ काम किया था। हर चुनाव में वो काम खिलाफ करते आए हैं, और अभी 3 चुनाव हो गए, रफीक मंडेलिया 2-3 चुनाव लड़ दिया, लेकिन कभी भंवरलाल शर्मा ने उसका समर्थन नहीं किया, कभी खुल के उनका साथ नहीं दिया। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहे। ये हाल जाट का रहा, जाट के भी भंवरलाल हमेशा खिलाफ रहे। शेड्यूल कास्ट के अंदर उन्होंने हमेशा वोट डालने की कोशिश की। नाइक समाज से कहते हैं तुम्हारा आरक्षण खा गया, और हमें कहते हैं नाइक तो यार पढ़े लिखे नहीं है, आप इनको पढ़ने मत दो। मतलब ये लोगों में भ्रम प्रचार करके यहाँ तोड़ने का काम किया और अपना उल्लू सीधी किया। दूसरी बात, इसको भंवरलाल को मजबूत करने के अंदर सबसे बड़ा जो हाथ था वो भारतीय जनता पार्टी का भी था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी पार्टी के अंदर लड़ा के आदमी को टिकट नहीं दी। उसने एक बनिया को टिकट दी जिसको कोई मतलब ही नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है, मजदूरों से मतलब नहीं है, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अशोक जी पिंचा वो क्या है, वो एक मात्र को टिकट लेके आते, 6 बार जिस आदमी को टिकट दे और हार जाता है। तो ये जो टिकट थी ये भंवरलाल के कहने से दी जाती थी, क्योंकि भंवरलाल पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता भी है, मरते दम तक वो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, और बीजेपी में भी वो रह चुके हैं। तो उन्होंने पार्टी का वोट बैंक जो था वो कांग्रेस का मजबूत था, दलितों का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का, इसलिए वो कांग्रेस में आके रुके। बाकी उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। और अशोक जी पिंचा है, ये आपको मैं बता दूं कि इन्होंने न कभी किसानों की आवाज़ उठाई, न कोई बीमा क्लेम की, न कोई शहर के कोई मामलों की, या कभी अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों की। यहाँ पर पिछले 2 साल पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सोनपाल शहर में नाइक की थाने में हत्या हो गई थी। ये तो उनके खिलाफ हो गए कि ये हत्या हुई नहीं है, ये तो अपने आप मरा है थाने में। मतलब ये मैं समझता हूँ कि जब हम चारों तरफ सुनते हैं राजस्थान के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों के अत्याचार, वो अत्याचार यहाँ के एमएलए एमपी और इन लोगों का भी समर्थन है। दूसरी बात, यहाँ से अगर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला जो राहुल कस्बा है, आप देखे होंगे किसानों के मामले में जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे दिल्ली के अंदर, उनकी मुँह से एक आवाज़ नहीं मिली थी। अभी जो पहलवानों का मामला है, यहाँ संसद में कोई बोलने को तैयार नहीं। कहने का मतलब इस यहाँ चूरू जिले के अंदर या राजस्थान के अंदर किसानों के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं,
हो सकता है वो जाट हो सकता है, मेघवाड़ हो सकता है, नाइक हो सकता है, भाट हो सकता है, जाट कोई भी छत्तीसगढ़ में कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन वो किसान और मजदूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो धन्ना सेठों के लिए काम कर रहा है और धन्ना सेठों के कहने पर उनको टिकट दी जाती है, धन्ना सेठों उनके लिए पैसे लगाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों लगातार वीडियो में ऐसे बने रहो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दर्शकों एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।